मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, कोई चिंता नहीं करिए, ये स्लाइड आपको बार बार दिखाई देगी, आप बिल्कुल फुर्सत में उसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, और जैसा कि मैंने पहले एक देखिए स्लाइड मेरे लिए है, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ, कुछ चीज़ों की ना जरूरत लगे, और प्रश्न है दूसरे साइड के, हम उस तरफ भी जाना चाह सकते हैं, क्योंकि स्लाइड तो इतनी है कि मैं महीने भर की बात कर सकता हूँ, अभी अपने पास है तो 8 दिन ही, तो उसमें जो बात करनी है मैं उस डायरेक्शन में फोकस रखूंगा ताकि आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स के हल होने में हम आगे बढ़ सकें। बढ़िया। तो मैं जो फंडामेंटल बात कह रहा हूँ, लिखने को एक बार के लिए मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए रोक लें, लौट करके सारा वापस आपको समय मिल जाएगा, मैं छोड़ भी दूंगा स्लाइड एज इट इज रख करके, आखिरी के 10 मिनट छोड़ दूंगा, जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा, कुछ भी हटाने वाला मैं नहीं। एक वो उसका प्रतिबिंब है, वो उसका इमेज है। अगर हमको आईने में अपना चेहरा देखें और धूल दिखाई दे तो आईना साफ करेंगे कि चेहरा साफ करेंगे? उत्तर साफ है ना? अगर हमको किसी चीज की छाया, मैं खड़े हूं और हमको छाया टेढ़ी दिखाई दे रही है, मैं उस छाया को सीधा करना चाहूँ तो वस्तु को सीधा करना पड़ेगा या छाया पकड़ के सीधा करना? ये बात तो करने आती, कठिन जहां भी लगे बिना किसी संकोच के हमको रोक लीजिएगा। तो अगर हमको एक बार ये दिखाई देता है कि बाहर का व्यवहार और आचरण पहले निर्णय हमारे अंदर होता है और वो निर्णय की छाया मात्र है बाहर करना, हम अंदर के निर्णय को पहले ठीक करेंगे या बाहर के व्यवहार को पहले ठीक करेंगे? अंदर के निर्णय को पहले ठीक। अंदर जो निर्णय होता है उसी का नाम दिया है यहाँ चयन या सिलेक्शन, कि हमने सारी चीजों में से एक चीज को चुन करके करने का निर्णय किया। ये समझ में आया? तो ये जो बाहर सारा आचरण है वो मनुष्य के साथ व्यवहार के रूप में दिखाई देगा, सुविधा के उपयोग सदुपयोग के रूप में दिखाई देगा, सुविधा का उत्पादन करने के अर्थ में कार्य के रूप में दिखाई देगा, या व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में भागीदारी के रूप में दिखाई। तो ये जो बाह्य आचरण सारा हमारा है ये चयन से शुरू होता है। तो चयन होते ही अब हम अंदर की बात करना शुरू करते। ये जो निर्णय हो रहा है किसी काम को करने का, वो कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो इसलिए जब हम अब आचरण को ठीक करने की भी बात कर रहे हैं ना, तो वस्तुतः हम पहले अंदर को ठीक करने का काम करेंगे, ना कि पहले बाहर को ठीक करेंगे। अगर हमको बाहर धूल दिखाई दे रही है दर्पण में, हम पहले चेहरा साफ करेंगे, ना कि दर्पण साफ। अगर हमको एक परछाई टेढ़ी दिखाई दे रही है, उसको हम सीधा करना चाहते हैं, तो हम परछाई को सीधा करने के बदले वस्तु को पकड़ के सीधा करते हैं। तो बाहर जो आचरण दिखाई देता है उसके मूल में चयन है, डिसीजन वहां हो रहा है, चूज हम वहां कर रहे हैं कि क्या करना है, हम क्या नहीं करना। ये चयन हम किस आधार पर करते हैं उसको देखिएगा ना, तो अंदर हम बहुत सारा विचार करते हैं। आप यहाँ भी आए हैं तो आपके पास 10 काम होंगे, हर आदमी के पास 10 काम है, कोई खाली नहीं बैठा। आप वो सारे योग संयोग से विचार किए हैं, ठीक, सब करके जो आपको गणित जितना भी आता हो वो सब लगा करके ये निर्णय सबसे ऊपर हुआ है तो आता है। जिन लोगों का भी वो गणित लगाने में ये निर्णय ऊपर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, घर परिवार की मजबूरी हो, अपनी कुछ मान्यताएं हो, वो नहीं आ पाते। रजिस्ट्रेशन से होके आने तक में लोग ड्रॉप भी हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन से लेके आने तक में नए लोग जुड़ भी जाते हैं। ये दोनों प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। इसका मतलब बाहर जो हम चयन आचरण करते हैं उसके मूल में जो चयन है, डिसीजन है, डिसीजन के पीछे बहुत सारा विचार होता है। विचार होता है, विचार में जो सबसे हमको ठीक लगता है, सटीक लगता है, अपने जगह से खड़े होकर के हम उसको चयन में लाते हैं, चूज करके लाते हैं। जो नहीं सबसे ऊपर आता है वो सब आइडिया ड्रॉप होकर के नीचे कहीं दबा पड़ा। ठीक है, ये दिखाई देता है। जिसपे भी लगे कि इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है बता दीजिएगा, हम 10-5 उदाहरण 10-5 और तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई कठिनाई नहीं। एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना भी चाहता है, कौन से
कॉलेज का वो चयन करेगा उसके पीछे बहुत सारा विचार है। फीस क्या है, घर से दूरी कितनी है, दोस्त कहाँ जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर वो विचार करता है और उसमें से जो सबसे फिट उसको फिर लगता है उसको वो आगे बढ़ाता है। नहीं सॉरी, ऊपर क्यों चल रहे हैं? एक एक स्टेप चलेंगे ना। रोल नहीं होता तो वहां लिखते का है? रोल है तभी तो लिखे हुए हैं। रोल नहीं होता तो लिखते हैं क्या? रोल तो है। विचार की जगह समझ में आई, आचरण हो गया, चयन हो गया, विचार हो गया। माइक प्लीज। बहुत बार इसमें देखा गया कि कुछ कुछ निर्णय अब्रप्ट भी हो जाते हैं। विचार तो चलता है। जैसे एक उदाहरण दीजिए। जैसे अभी मैं अपने बात बताता हूँ कि बहुत साल पहले मुझे गाड़ी लेनी थी, तो मैं पहली गाड़ी लिया था। तो मैंने पूरा मार्केट सर्च किया, सारा इसको पूछा उसको पूछा, कितना लेती ही जो टर्म थी वो सारा मिल लिया। और जब मार्केट में गया तो पता नहीं सब कोई बंदा आए, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको लोन में भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और उसी वक्त मैंने वो डील को फिट कर दिया, जबकि सारा जो विचार चला था साइड में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा विचार करके जितनी सूचना आपके पास थी अपना फाइनेंस सेटल करने का, गाड़ी का, ठीक, वो सब एक बंदा आकर के जब एक्सप्लेन करना शुरू किया ना, तो वो सारी चीजें जो आपकी उलझी हुई थी या जितनी सॉर्टेड थी उससे ज्यादा सॉर्टेड उत्तर उसने दे करके आपको कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस बात से आप सहमत होंगे उसको 10 साल से आप कर रहे हैं। 10 साल से करती हुई चीज को भी आपको 10 मिनट में दिखाई दे सकता है कि तुम्हें 10 साल से ठीक नहीं कर रहा था, तुम 10 साल से ठीक नहीं कर रही, और हो सकता है आप निर्णय बदल। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, विचार का मतलब ये नहीं है कि जो हमने सारी देर तक सोचा है वही चलेगा। लास्ट मोमेंट में जाके भी बहुत सारी चीजें चेंज होती ही रहती हैं, खास करके अंतर्द्वंद है तो बहुत ज्यादा चेंज होता है। एक बच्चा फॉर्मर में जा रहा हो कि ये चॉइस हम भरेंगे, ये कॉलेज ऊपर रखेंगे, ये कॉलेज नीचे रखेंगे, ऐसा एक्सेप्ट करके जाता है। ठीक भरते समय अगर उसके 4 दोस्तों ने उसको कह दिया कि यार हम तो ये वाला प्रायोरिटी में रख रहे हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक, बहुत संभावना है कि वो तो ऑप्शन बदल देंगे। बहुत बार होता है लोग ऑप्शन तैयार करके रखते हैं, हमसे सलाह लेने आते हैं, 2-4 बदल जाते हैं। कर तो वही रहे हैं जी, हमने जो कुछ भी कहा वो अल्टीमेटली तो आपके विचार में ही जाके बदल पाते हैं चीजों को, नहीं तो कैसे बदलते हैं? अगर आपको नहीं दिखाई देते, आप देखिए ना, एक आदमी को हम कहते हैं वो मान लेता है बदल जाता है, एक आदमी को कहते हैं वो नहीं मानता है और नहीं बदलता है। उसके बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। गाड़ी तो ले ली, पर जिसको सोचा था लेने के लिए वो जब सामने आती रही वो गाड़ी तब मुझे ऐसे लगता था कि यार ये लिया रहता तो अच्छा होता। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि हमारी बहुत सारी चाहनाएं परस्पर विरोधी बनी हुई है, परस्पर विरोधी बनी हुई है। बांदा के एक शिविर का हम लोग बार बार उदाहरण देते रहते हैं। किसी से पूछा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो उसने बताया जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। और मोक्ष के लिए जब काम करता है तो अपार संपदा छूटती है, अपार संपदा के लिए काम करता है तो मोक्ष छूटता है। एक पढ़ाई करते हुए बच्चे की दोनों इच्छा होती है, क्लास में फर्स्ट आ जाए ये भी, और मूवी देख ले ये भी, और क्रिकेटर बन जाए ये भी, और मोबाइल पे मजे कर ले ये भी। इन परस्पर अंतर विरोधी चाहनाओं में अगर हम उलझे हुए हैं, किसी भी एक को करिए, बाकी के पूरा नहीं होने का दुख कहीं ना कहीं आपको सावधान है। वो जो उदाहरण हम बता रहे हैं वो उदाहरण ऐसा ही उदाहरण है कि हमारी जिंदगी के परस्पर अंतर विरोधी चाहनाओं में से कोई भी चाहना को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाए, कंफ्लिक्ट नहीं मिलेगा। और जब जब वो चीज सामने आएगी तो खींचेगी, कैसे नहीं खींचेगी। और कब कौन खींचता है इसका भी उत्तर अलग अलग है। जब भूख लगी रहती है तो भोजन खींचता है, जब पेट भर जाए तब मोबाइल खींचता है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा। एक 5-6 साल तक वो गाड़ी चलाई और 3-4 साल तक तो ये जो चलता रहा कि जब जब वो गाड़ी दिखती थी तो थोड़ी सी जलन होती थी। मेरे फ्रेंड के पास में भी गाड़ी थी। फिर एक 6-7 साल हो गए तो देखा कि भाई उसकी गाड़ी डैमेज हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुई। तो फिर मुझे अपनी गाड़ी पर अच्छा लगने लगा कि हाँ मेरी गाड़ी बहुत अच्छी। जिंदगी ऐसे ही खड़ी है। तो
प्रवृत्ति है ना, इस पर वो कहानी सुना के क्वेश्चन को रोक देता हूँ। मैं वो कहानी बार बार सुनाता रहता हूँ कि आदमी तुलना की प्रवृत्ति में इतना उलझ गया है कि किसी व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करी। और मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी कहानी को सुनाऊं ना, उसका उद्देश्य उस बोध कथा को लेके है। ये सवाल पलट के पूछने के लिए नहीं है कि भगवान होते हैं कि नहीं, तपस्या करने के बाद मिलते हैं कि नहीं। अगर आप वो करने लगे ना तो आप हमारे बात का गला घोट देंगे। आज से आप तात्पर्य पकड़ेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रश्न को उस डायरेक्शन में नहीं खोला जाए, इतना मेरा निवेदन है। तो उसने तपस्या करी, भगवान खुश हो गए और लौट के आए कि बताओ क्या चाहिए। उसने एक लिस्ट बताई कि ये चीजें चाहिए भगवान, गाड़ी मांगा होगा, घर मांगा होगा, अच्छी पत्नी मांगी होगी, जो कुछ भी मांगा होगा भगवान ने कहा कि ये सब तुमको मिल जाएगा और आगे भी जो तुमको चाहिए और तुम सुबह उठ के प्रार्थना करके बता दिया करना, वो सब चीजें तुमको मिल जाएगी। बहुत खुश हो। जाते समय भगवान ने ये कहा कि देखो बस इतना ही है कि जो तुमको मिलेगा तुम्हारे सामने वाले पड़ोसी को उसका 2 गुना मिलेगा। अब वो मांगे एक कार तो पड़ोसी के खड़ी हो जाए, तो वो मांगे अपना एक घर तो पड़ोसी का हो जाए, तो समस्या तो वहीं की वहीं बनी रह गई। अगर पड़ोसी को दिखाने वाला मामला है तो उपलब्धि तो कुछ हुई नहीं। किसी वकील से सलाह लिया होगा हम लोग इस तरह कि मैं बताओ ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करें। वकील स्मार्ट होते हैं, हर समस्या में एक उपाय आपको ढूंढ देते हैं कि 10 साल तक कैसे मुझाए रख सकते हो चीजों को। इलाहाबाद में थोड़े समय पहले काफी फेमस एक प्रोटेस्ट किया वकीलों ने एक जज के लिए, इस बात के लिए कि वो फैसला बड़ा जल्दी जल्दी दे देता है। इस बात के लिए वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है बाकायदा। तो वकील से गए उनके सलाह लेने, वकील ने सारा सुन के कहा देखो एकदम सिंपल उपाय, तो सुबह उठ के भगवान से कहो कि भगवान मेरी एक हाथ टूट जाए, एक हाथ टूट जाए और एक पैर टूट जाए, तो अगले का दोनों हाथ टूट जाएगा, दोनों हाथ टूट जाएगा और दोनों पैर टूट जाएगा। तो हम लोगों को कई बार इस तुलना में ईर्ष्या में उलझ करके ये दिखाई भी नहीं देता कि जो मेरी 2 हाथ ठीक थी उसमें एक को फोड़ करके हमने अपने को काटा। जो 2 हाथ हमारे ठीक थे, एक को तोड़ के हमने अपने को लूला बना लिया, लंगड़ा बना लिया। अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए भी हम उद्यत हो जाते हैं, दूसरे का बिगड़ हो जाए, बिगड़ हो जाए। आएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके इन सब टॉपिक्स पर हम आएंगे, बात करेंगे। तो ये बात पकड़ में आ गई विचार। विचार के पीछे भी देखिएगा क्या होता है, उसके मूल में भाव है। विचार वस्तुतः कैसे करना है को लेकर के होता है, भाव में क्या करना है ये बात तय हो जाती है। जैसे मेरे मन में अगर आपके प्रति स्नेह का भाव है तो विचार इस बात का चलता है कि स्नेह को कैसे व्यक्त करें, और उसके 10 तरीके हम ढूंढते हैं। उसमें से जो जो अप्लाई हमसे हो पाता है उसको चुन करके, जो बेस्ट लगता है उसको चुन के चयन करते हैं। तो आपके घर अगर कोई आ रहा है, ठीक है, और स्नेह का भाव है, ठीक है, तो विचार इस बात पर चलता है कि स्नेह के भाव को व्यक्त करने के लिए कैसे कैसे क्या करें। हो सकता है आप सोचें कि आते समय फूल देंगे, हो सकता है आप सोचें कि ये खाना खिलाएंगे, हो सकता है आप सोचें कि ये नाश्ता कराएंगे, हो सकता है आप ये सोचें कि इस तरह से बैठ करके हम लोग इन चीजों पर बात करेंगे। ऐसा सारा जो अंदर उठता रहता है बहुत सारा ऑप्शन, उसमें से हम सारे दृष्टि को लगा करके, जो भी हमारी बुद्धिमत्ता होती है उसको लगा करके चूज करते जाते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये। उल्टा भी दिखाई देता है कि अगर भाव में एक बार विरोध हो गया या अपमान हो गया तो सारा विचार इस बात का चलता है कि कैसे उसको ठीक से अपमानित करना है। उसमें भी हम 10 ऑप्शन देखते हैं पलट के, और उसमें से जो सबसे ठीक लगता है इस रूप में कि इससे उसका अपमान ठीक से होगा, उस ऑप्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये बात दिखाई देती। तो विचार जो हमारा चलता है उसके मूल में भाव है। विचार आते हैं या चलते हैं? जो भाषा अच्छी लगे वो ले लीजिए। मैं भाषाओं में उलझने के बहुत मूड में नहीं, जो अच्छा लगे वो यूज करें। ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सुबह उठते हैं तो कई बार तो विचार हमारे अंदर बहुत सारे फ्लड के रूप में आ जाते हैं। हमको सॉर्ट आउट करने में भी तो
लक्ष्य के, हाँ, नमस्ते। जो विचार है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे अपनी जो व्यक्ति को जब भी अब कहते हैं इसके विचार या इसके व्यवहार, तो व्यवहार तो बाद परिणाम है उसका जी। विचार एक ऐसा केंद्र है जो भाव और व्यवहार के मध्य में काम जी। तो जो विचार है वो हम यदि लक्ष्य हमारे पास स्पष्ट है तब तो विचार उस दिशा में जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। और यदि लक्ष्य नहीं है तो विचार अपनी स्वगति से चलते ही हैं जो लोडेड है। स्वगति से चलने की जगह मैं ऐसे कहूंगा कि लक्ष्य बहुत निश्चित नहीं होता है, तब भी कंफ्यूज लक्ष्य होते हैं। यस। बहुत सारा एक उलझा हुआ सा लक्ष्य होता है और विचार सब तरफ थोड़ा थोड़ा भागता रहता है, कभी मूवी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी गेम के लिए, कभी दूसरों के साथ थोड़ी देर समय बिता लेने के लिए। ये भाग इसलिए रहा है क्योंकि लक्ष्य की जगह पर ही कई सारी चीजें उलझी पड़ी। तो विचार चयन करने के लिए ही दौड़ते रहते हैं। जी, चयन करने के लिए दौड़ते रहते हैं और अंतर विरोधी चयन में उलझते रहते हैं, क्योंकि ऊपर लक्ष्य में ही अंतर विरोधी बातें बैठी हुई, लक्ष्य में ही अंतर विरोधी बातें बैठी हुई हैं, हम एक तरफा नहीं हुए हैं वहीं पर। इसीलिए ये विचार इतना उलझा हुआ दिखाई देता है सॉर्टेड होने के बदले। इससे ही ये बात पता चलती है कि विचार को अगर व्यवस्थित करना है तो भाव को व्यवस्थित करने की जरूरत है। धन्यवाद। ये समझ में आया? अगर मेरा आपके प्रति जो है शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से ममता का भाव हो, पोषण का भाव हो, तो आप हमारे घर आएंगे तो ममता की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से हम भोजन बनाने की सोचेंगे। 20 ऑप्शन में से जो सबसे ठीक लगता है वो ऑप्शन हम एक्सप्रेस करते हैं। तो स्वाद का भी ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, और वो दोनों को ध्यान में रख करके जो बेस्ट हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। भाव पोषण का होगा तो विचार इस अर्थ में चलेगा। पोषण के भाव के साथ ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि आप इस बात का विचार करें कि श्याम का शरीर खराब होने के लिए भी कुछ दे दें। ये विचार करने की संभावना ही खत्म हो जाती है, नहीं? लेकिन अगर भाव ही पोषण का नहीं हो, भाव ही इस बात का हो कि इसको तो रास्ते से हटाना है, फिर सारा विचार इस बात का चलेगा कि कैसे उसको हम ज्यादा इफिशिएंटली ढंग से कर सकें कि ये रास्ते से हट भी जाए और हम पकड़े भी ना जाए, कि नहीं? उसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन ढूंढने में विचार लग जाता है। तो विचार के मूल में भाव है। भाव के मूल में क्या है आप देखिएगा तो अस्तित्व के बारे में हमारी कुछ समझ या मान्यता उसके मूल में। जैसे हमको अगर आपके साथ अपना संबंध दिखाई देता है तो भाव स्नेह का होगा। हमको अगर आपके साथ अपना संबंध नहीं दिखता है बल्कि मैंने विरोध मान लिया है, अपना प्रतिद्वंदी मान लिया है, तो भाव में द्वेष दिखाई देगी, घृणा दिखाई देगी, नफरत दिखाई। हमको अगर मनुष्य के बारे में ये समझ में आया है कि वो मानव जो है वो सेल्फ और बॉडी इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस, मैं और शरीर इन दोनों का अस्तित्व है, तो अब जब हम आपके साथ जीने जाएंगे ये सेल्फ और बॉडी दोनों का ध्यान रखे दिए, हमारा भाव दोनों के लिए बनेगा, सेल्फ का ध्यान रखने के लिए भी, बॉडी का ध्यान रखने के लिए भी, जिसको हम ममता और वात्सल्य के रूप में, केयर और गाइडेंस के रूप में एक्सप्लेन। अगर हमारी मान्यता यह है कि मानव सिर्फ शरीर ही है, अब जो भाव बनेगा वो तो सिर्फ शरीर को ध्यान रखने का बनेगा, सेल्फ को ध्यान रखने का बन ही नहीं सकता। अगर हमारी मान्यता ये बन गई है कि सुविधा में ही सुख है, तो भाव और विचार सारा सुविधा को अर्जित करने के अर्थ में ही चलेगा, अन्यथा चीजों पर चल ही नहीं सकता। ये बात समझना, ये क्रम इसलिए बता रहे हैं कि ये दिखना शुरू हो कि आचरण के मूल में चयन है, चयन के मूल में विचार है, विचार के मूल में भाव है, और भाव के मूल में हमारी कुछ स्वीकृति जो समझ भी हो सकती है, जो मान्यता भी हो सकती है, वो है। किसी को संस्कार कह सकते हैं, कह सकते हैं।
और मैं अभ्यास में थोड़ा लूज चल रहा हूँ सभी शब्दों में, मैं बहुत टाइट करने के मूड में नहीं हूँ यहाँ, वो टाइट करना हो तो उसके लिए अध्ययन सब है। पर ये दिखना जरूरी है कि हमारी स्वीकृति अगर सही है तो उसको हम समझ कह रहे हैं, और सही नहीं है तो उसको मान्यता कह। तो अगर इस प्रक्रिया में हमको बाहर के आचरण को भी ठीक करना है तो शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? स्वीकृति से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वीकृति में ही चूक हो जाएगी, आधार जिस पर चीजें खड़ी हैं अगर वही चूक हो जाएगा तो बिल्डिंग कितनी देर टिकेगी? बेसिस पे ही अगर स्लिप हो गया तो चीजें बनेगी किस? तो ठीक तो सबको करने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत स्वीकृति को ही ठीक करने से जरूरत है, जिसका मतलब है अस्तित्व जैसा है उसकी ठीक ठीक समझ होने की। उसके आधार पर भाव ठीक होगा, उसके आधार पर विचार ठीक होगा, उसके आधार पर चयन ठीक होगा, उसके आधार पर व्यवहार ठीक होगा, और ये सब व्यवहार, उपयोग, कार्य, भागीदारी, ये सब ठीक होगा। ये लाइनों के स्रोत समझ में आए? तो अभ्यास इन सब जगहों पर आपको जरूरत पड़ेगी। स्वीकृति को ठीक करने की दृष्टि से अभ्यास, भाव को ठीक करने की दृष्टि से अभ्यास, विचार को ठीक करने की दृष्टि से अभ्यास, और बाहर जीने में बहुत मिनिमल अभ्यास। मुख्य अभ्यास की तो जो जगह होगी वो स्वीकृति ठीक होकर के समझ पर आधारित हो जाए, भाव ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए। ये तीन मूलभूत अभ्यास हो, उसके साथ चयन बहुत स्वतः ठीक हो जाता है और बाहर का व्यवहार बहुत स्वतः ठीक हो जाता है। ये अप्रोच समझ में आए? किसी को कोई कठिनाई हो तो बताइए, मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, माइक पीछे दे सकते हैं। पर एक बात का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रश्न के पहले, चर्चा को हम जितनी बात कह रहे हैं उतने पर ही फोकस रखेंगे तो हम ठीक से बात कर पाएंगे। अगर मुद्दे आप बहुत सारे और खोल देंगे तो फिर उस पर बहुत बात नहीं हो पाएगी, वो बिखर जाएगा। प्लीज करें सर, स्थिति की गंभीरता को थोड़ा बताने के लिए बैकग्राउंड में थोड़ा जाना जरूरी है। मैं जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जो मतलब गांव में रहते हैं। तो जैसे हमारे बुआ लोग थी, उन्होंने स्कूल लगभग ज्वाइन किया और नहीं भी किया। इसके बाद फिर दूसरी मतलब हमारी बहनों की बारी आई तो किसी भी प्रकार से उन्हें भोजन से 10वीं और 12वीं क्रॉस किया। इसके बाद फिर मेरी स्वयं की बच्ची है जो 2023 में 10वीं में उसके 95% बने, और उसी समय मैंने जो है 12वीं में इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो समझ बनी 12वीं, तो समझ बनी सर, और अभ्यास भी बना कि चलो अब तक की जो शिक्षा दीक्षा जैसी चलती थी अब इसको थोड़ा मतलब ये उसमें ना जाया जाए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि घर का तो माहौल पहले ऐसे ही चल रहा था। तो स्वीकृति मेरी बनी समझ के आधार पर, और उसके लिए बढ़िया उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। मैथ आपने भी उसी बात को रिपीट किया कि भाई ऐसे ऐसे चला। तो आप पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो एकदम सिंपल है जी, आप बच्चे को 12th पास करा रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। माँ पिताजी के साथ ठीक से जीना भी सिखा रहे हैं, और अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो वो समस्या बनी रहेगी कि सुधर जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस स्वीकृति की जगह पर ही है कि हमने कुछ बातों को ठीक देखा है, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। ये ऐसे ही है कि यहाँ से आप आगे चलना चाहते हैं, ड्राइविंग में आपने ये तो देख लिया है कि रास्ते में यहाँ गड्ढे हैं, लेकिन ये नहीं देखा है कि यहाँ ऊंचाई भी है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर भी है जिस पर जंप लगता है। तो गड्ढा तो आप बचा ले जाएंगे, स्पीड ब्रेकर आएगा तो ऊपर फेंका जाएंगे। तो अभी ठीक करने की जगह पर तो मैं एक एक करके आऊंगा कि कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, समझ में क्या क्या फंडामेंटल चीजें हो कि हम नीचे ठीक होने का काम कर सकते हैं, भाव में क्या अभ्यास हम करें कि चीजें ठीक हो सकती हैं। बट बेसिक जो आप कह रहे हैं, समस्या तो यहीं पर खड़ी है कि हमको एक दूसरे के साथ संबंध ही नहीं दिखाई देता। उस संबंध में स्नेह के भाव का ही अभाव है। मैं तो पहली बात व्यवहार और स्नेह के भाव को लेकर के ही करने वाला।
उसी से मैं इस पूरे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा आज के दिन जो ज़्यादातर दुख खड़ा है वो संबंध में भाव के अभाव के कारण खड़ा है। आपको भी जो छोड़ के जाना पड़ा रिफ्रेशर वर्कशॉप, वो इसलिए नहीं जाना पड़ा कि घर में पैसा कम पड़ गया, वो इसलिए नहीं छोड़ के जाना पड़ा कि घर में आटा दाल कम हो गया और कोई लाने वाला नहीं था, वो इसलिए छोड़ के जाना पड़ा कि घर में जो 2 लोग 3 लोग हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध में ठीक भाव और व्यवहार से नहीं जी। तो मैं आपके इन सारे उत्तरों से तो सहमत हूँ, ठीक ही नहीं, उसको तभी धीरे धीरे तय करेंगे, पहले एक एक स्टेप तो चले। हो सकता है आपकी स्वीकृति की जगह पर ही कमी हो, मान्यता की जगह पर ही कमी हो कि 18 साल की जो बच्ची बड़ी हो गई उसको बचपन से या जब से भी हमको समझ में आया तब से उसकी समझ को विकसित करने के लिए हमने क्या कहा। और समझ को विकसित करने का मतलब सिर्फ गणित अंग्रेजी सिखा देना और 12th में अच्छे नंबर दिलवा देना है, या परिवार में, समाज में, व्यवस्था में जिम्मेदारी पूर्वक जीने के लिए कुछ संस्कार देना। ये सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नहीं किया वहां सफलता भी क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर आपने बचपन से बच्चे को तैयारी इसी हिसाब से किया है, अपने का मतलब कोई, अब आपका उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, तो जनरल बात कर रहा हूं, इसको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बच्चे को तैयारी इसी हिसाब से किया है कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी, पढ़ना वो सीख भी लेता है, अगर करता है तो, नहीं किया तो वही नहीं सीखेगा, लेकिन कर भी लिया तो पढ़ाई सीख ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाएगा, दिल्ली बेंगलोर में नौकरी पा लेगा, अमेरिका में जाके सेटल हो जाए। लेकिन ये अपेक्षा तो फिर उससे रखना गलत है ना कि वो अमेरिका जाने के बाद लौट करके आप बीमार पड़े तो आपका स्वास्थ्य भी पूछे। उसके लिए क्या संस्कार दिए, उसके लिए क्या तैयारी की? जो काम कर रहे हैं रिजल्ट वही ढूंढेंगे तो ठीक है, काम कहीं और करें रिजल्ट कहीं और ढूंढेंगे, ये कैसे संभव है? संभव कैसे? आते हैं लौट के, ये सब सवालों पर आएंगे हम, तो अभी एक एक करके पहले अभ्यास की कुछ चीजों को सेटल करना चाहते हैं। तो माइक दे दीजिए प्लीज इधर का। इसमें जो क्रम बताया है स्वीकृति वाला, तो मैं ये जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि चयन से आचरण, तो आपने बोला कि वो मतलब पेशी होना कोई व्यक्ति मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऊपर वाले चीज की हो। मैं ये बोलूँ कि स्वीकृति जो है ये हो गया जैसे ओके हमारा, तो ये भाव और विचार में भी उतना ही काम करने की जरूरत पड़ेगी या बहुत कम हो जाएगा उसमें? बहुत कम काम करने की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल काम तो उस स्वीकृति की जगह पर है। और क्या करना पड़ता है उसके लिए मैं आता हूँ। अभी अभी आपको लगता होगा कि हमारी स्वीकृति हो गई, हुई है कि नहीं, फिर उसका बात शुरू करेंगे और कैसे उस स्वीकृति को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, उस पर बात शुरू करेंगे। देखिए अभ्यास का रोल वहीं खड़ा है सारा, तो एक एक करके हम इन सारे पर बात करेंगे। तो हम इसको फिर से एक बार नीचे से आपको प्लेस कर देते हैं कि आदमी के इन सारे जीने में देखिएगा ना, तो व्यवहार आज के दिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो व्यवहार के ठीक होने की दृष्टि से चयन में निर्णय ठीक होना जरूरी, चयन के ठीक होने की दृष्टि से विचार में जो है विश्लेषण होकर के वो वरीयता में सबसे ऊपर आना जरूरी है, वो हमको बेस्ट ऑप्शन के रूप में दिखना जरूरी। विचार हमारा ठीक चले इसके लिए भाव में सम्मान जैसे भाव, स्नेह जैसे भाव होने की जरूरत है, तभी तो वो नीचे विचार चलेगा सम्मान और स्नेह का। तो मैं अभी व्यवहार के ठीक होने के लिए स्नेह के भाव को सेंटर में रख करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, और किसी भी एक भाव से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको बाकी भावों का अभी उसके साथ अंतर संबंध धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये सभी भाव टुकड़े टुकड़े में नहीं है। वस्तुतः ये सभी भाव प्रेम की ही अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। तो बहुत कटा हुआ नहीं है कि स्नेह होगा और ममता नहीं होगी, वात्सल्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, या स्नेह होगा और सम्मान में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो हम स्नेह को सेंटर में रख करके एक बार इस पूरे को एक्सप्लेन करें कि स्नेह का भाव हो उसके लिए स्वीकृति की जगह पर या समझ की जगह पर क्या चीज होने की जरूरत है। ठीक है, वहां से शुरू करते। आइडिया एकदम सिंपल है। ये जो स्नेह का भाव, हमको ये बात अगर दिख गया कि
एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर अगर अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, वो मेरे अपने दुख का कारण है। तो स्नेह के भाव को स्थिर करना मुझे अपने में इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपने अंदर आराम में रह सकूं। और आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जो सुख और दुख घटित होने का काम होता है हमारे में, वो कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर होता है। इसलिए अगर सुख से को हमको सुनिश्चित करना है और दुख से बाहर निकलना है, तो बाहर ठीक होने का मुद्दा बहुत कम है, अंदर ठीक रहने और व्यवस्थित होने का मुद्दा प्रमुख है। तो पूरी अभ्यास की प्रक्रिया यहाँ खड़ी नहीं होगी कि बाहर कैसे ठीक है। बाहर तो आप कर ही ले जाएंगे एक बार अंदर ठीक हुए, और नहीं भी कर पाएंगे तो भी वो आपके दुख का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये अंदर ही हमारा ठीक नहीं है, बाहर कितना भी सज जाए, हमारा तृप्ति नहीं होने वाला है और बाहर ठीक होने में हमारा कोई योगदान नहीं है। क्योंकि अंदर ही अगर हम उलझे हुए हैं तो बाहर हम क्या ठीक। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस टैंक में पानी भरा हुआ हो, नल खोलेंगे तो पानी निकलेगा, दूध भरा हुआ हो, नल खोलेंगे दूध निकलेगा, जहर भरा हुआ हो, नल खोलेंगे तो जहर निकलेगा। तो हम तो बाहर ठीक होने में सहयोग तभी कर सकते हैं जब अंदर हमारे स्नेह का भाव हो तब, या विरोध का भाव हो तब। तो अपने तृप्ति की दृष्टि से भी अंदर स्नेह का भाव होना जरूरी है, परस्परता में सार्थक भागीदारी करने की दृष्टि से भी स्नेह का भाव। ये बात तो करना। तो स्नेह के भाव को सुनिश्चित करना हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरे के ऊपर उपकार कर देंगे। स्वयं की तृप्ति के लिए उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमको ये दिखाई देता है कि बाहर की कोई घटना सीधा सीधा आके हमको दुखी नहीं करती है, बल्कि उसके आधार पर मेरे अंदर का भाव और विचार बिगड़ता है, वहां से मेरा दुख शुरू होता है। मेरे अंदर के भाव और विचार के बिगड़े बिना मेरे दुखी होने का कोई उपाय नहीं। तो मेरी अपनी तृप्ति के लिए ये जरूरी है कि व्यवहार की दृष्टि से मेरा भाव स्नेह का बने। तो बाकी उपयोग, कार्य व्यवस्था में भागीदारी, ये सब मैं बाद में आऊंगा। अभी तुम्हें व्यवहार को सेंटर में रख करके स्नेह के भाव को काम करना, ठीक है? अगर ये स्नेह का भाव अब हमको निरंतर में चाहिए, निरंतर में चाहिए, तो स्नेह का भाव अभी कैसे, हमारा भाव अभी बनता कैसे है, उसको अगर देखिएगा तो थोड़ा दिखना शुरू होगा। जैसे अभी अगर मैं आपके साथ जीने जाता हूं, तो आपके साथ क्या व्यवहार करूंगा, ये इन 4 चीजों पर निर्भर करता है सामान्यतः। पहला तो निर्भर करता है इस बात पर कि मैं जब आपको देख रहा हूं तो किस चीज को प्रधानता से देखूं। अगर मेरे लिए आपके कपड़े ही महत्वपूर्ण है, आपका मोबाइल ही महत्वपूर्ण है, आपके हाथ की घड़ी ही महत्वपूर्ण है, आप किस गाड़ी से उतर के आए हैं वही महत्वपूर्ण है, तो मेरा व्यवहार उसी आधार से तय होता है। कल परसों को हमको बता रहे थे, किसी बड़ी जगह पर रायपुर में था, किसी बड़े सिक्योरिटी वाली जगह पर वो जा रहे होंगे, तो आपका ड्रेस अगर नॉर्मल हो तो ऊपर से नीचे तक सब जगह छू के चेक, और आप अगर थोड़े सो कॉल्ड हाई-फाई ड्रेस पहने हुए हैं तो 4 इंच दूर से ही वो हाथ लगा के देखते हैं कि सब ठीक तो है। ये जो व्यवहार तय हो रहा है, ये क्या देख के बात समझिए कि हम अगर कपड़े ही देख रहे हैं आपका, तो वही मेरा व्यवहार का आधार है। जो दूसरी देखने की जगह होती है कई बार, वो आपका रूप होता है, आपका रंग, आपका चेहरा, आपका बाल, आपके आँख कान नाक की बनावट, आपकी हाइट, ये भी आपके साथ व्यवहार को तय करेगी। जिसके लिए वो महत्वपूर्ण है वो उसी को आधार बनाए। फिर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम एकदम सिंपल होगी। जिसका चेहरा उसको पसंद आएगा उसके साथ अच्छा व्यवहार दिखाई दे, जिसका चेहरा पसंद नहीं आएगा उसके साथ खराब व्यवहार शुरू हो जाए। उसी एक के साथ जिसका चेहरा पहले उसको पसंद आता था वो अच्छा व्यवहार करेगा, किसी कारण से उसका चेहरा बदल जाए,
उसी के साथ व्यवहार बदल दें। धन के आधार पर अगर हम आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जब तक आपके पास धन है हमारा एक तरह से व्यवहार होगा, जैसे ही आपके पास धन नहीं है हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जिसके पास धन है उसके साथ एक तरह से व्यवहार होगा, जिसके पास धन नहीं है उसके साथ दूसरी तरह से व्यवहार होगा। और ये बाहर व्यवहार दूसरी तरह से इसलिए दिख रहा है कि अंदर भाव बदल जाए, और वो समझ या स्वीकृति की जगह पर हम देख ही रहे हैं, धन को महत्वपूर्ण मान के धन देख रहे, रूप को महत्वपूर्ण मान के रूप देख रहे, इसलिए वो मेरे भाव का, विचार का, व्यवहार का आधार बन जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो बिहार के जिस एरिया से आता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए कि अभी हम शादी के लिए किसी लड़के या लड़की का चयन करते हैं तो क्या है, बहुत बार आपको दिखाई देगा कि धन और रूप ये दो पैमानों में ही सारा कुछ चलता है, और वही हमारे निर्णय का आधार बनता है। नहीं, जो थोड़े इससे सेंसिटिव अच्छे लोग, जिसको आज के दिन हम समाज में कहते हैं, जो थोड़े इससे अच्छे लोग होते हैं, वो धन से प्रभावित उतना नहीं, रूप से प्रभावित नहीं। किससे होते हैं? सामने वाले के व्यवहार से। तो आप जब अच्छा व्यवहार करते हैं, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार, आप जैसे ही अपना व्यवहार खराब करते हैं, मेरा व्यवहार भी खराब। ये तीनों ही स्थितियों में देखिएगा तो एक जगह मेरे व्यवहार का आधार आपका धन है, दूसरी जगह मेरे व्यवहार का आधार आपका रूप है, तीसरी जगह पर मेरे व्यवहार का आधार आपका व्यवहार है। ठीक है, ये तीनों जो आधार ही हमने बनाए हैं ना, ये आधार ही अपने में स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, बल्कि फ्लक्चुएटिंग है, बदलने वाले। इसीलिए जैसे ही आपका व्यवहार बदलता है, मेरा भी भाव, विचार, व्यवहार सब बदल जाता है। जैसे ही धन में बदलाव दिखाई देता है, रूप में बदलाव दिखाई देता है, मेरा भाव, विचार, व्यवहार सब बदल जाता है। हम जिस फाउंडेशन पर खड़ा होकर के पूरी बिल्डिंग को बना रहे हैं, वो फाउंडेशन ही अगर हिलने लगे तो बिल्डिंग स्थिर रहेगी। तो अगर हमको अपने भाव को स्थिर रखने की जरूरत दिखाई देती है, तो हमको एक स्थिर और निश्चित आधार ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, जो हर परिस्थिति में हमारे भाव को एक आधार दिए रहे। अगर आधार ही हमको नहीं मिल रहा है, आधार ही हम ऐसा बना रखे हैं जो स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उस पर चल के अपनी स्थिरता, निश्चितता कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ना जरूरी है, सॉल्यूशन तो फिर दिख ही जाएगा। वो ये रहा है कि अभी हमारे भाव, विचार और व्यवहार का आधार सामने वाले का धन बन रहा है, सामने वाले का रूप बन रहा है, या बहुत अच्छे भी हम हैं तो सामने वाले का व्यवहार बन रहा है। ये तीन में से कोई भी आधार हम लेंगे, सामने वाला जब तक समझदार नहीं हुआ है, उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। जैसे ही उसका व्यवहार बदलेगा, मेरा भाव, विचार, व्यवहार सब बदलने वाला है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिखा कि चूक कहां हो रही है। तो अब हमारे लिए प्रश्न ये बनता है कि कोई स्थिर और निश्चित आधार हो सकता है क्या? हो सकता है। तो मैं उसमें से 3, 4, 5 अलग अलग तरह से आधार लेके आपको दिखाई देता हूं, बताता हूं। जो आपको उसमें से ठीक लगे वो अपने लिए चुन लीजिए, पिक कर लीजिए। सब चुनने की जरूरत नहीं है। जो आपको अपने लिए उसमें से एक भी ठीक मिल जाए तो आप आगे बढ़ लीजिए। एक भी ठीक नहीं मिले तब रोक के जरूर हमको पूछिएगा कि यार मुझे इतने में एक भी नहीं मिला, कुछ और बता। लेकिन अगर एक मिल गया तो ये उलझने की जरूरत नहीं है कि दूसरे से होगा कि नहीं, तीसरे से होगा कि नहीं, चौथे से होगा कि नहीं, इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं। हमको अपने लिए अगर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और वो सूट कर रहा है, उसमें चलने की और आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि बैठ करके पांचों रास्ते की एनालिसिस करने की, और उससे होगा कि नहीं ये पहले तय करने की जरूरत है।
सामान्य जो आपके परिचय से लोगों की डिटेलिंग होती है, बेसिक इंट्रो वर्कशॉप में आप देखते हैं, विश्वास को एक्सप्लेन करते समय, सम्मान को एक्सप्लेन करते समय इस बात को बहुत अच्छे से प्लेस किया जाता है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख, अंततोगत्वा सभी का सुख। ये बात पर अगर भरोसा हो गया हो हमारा, तब तो ये हमारे अभ्यास की वस्तु है। इस बात पर अगर भरोसा ही नहीं हो हमारा, तो ये रास्ता हमारे लिए काम नहीं करेगा। या तो इस पर तर्क वितर्क करके हमको भरोसा हो जाए कि हाँ ऐसा ही, और सारा करके भी अगर भरोसा नहीं हो रहा है, हमको दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत है। ये जो फंडामेंटल आधार है ना, कि मूल में मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, अब ये दोनों को मिला के पढ़ें तो इसका मतलब होता है सभी का सुख। और गलतियां जो उससे हो जाती है वो नासमझी बस योग्यता के अभाव। मैं एक बार के लिए चर्चा को आगे बढ़ा लेता हूं, ये मान के कि आपका इस पर भरोसा है। नहीं होगा भरोसा, लौट के अगले सेशन में सारे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं अध्ययन की जगह से जाके उसको रिजॉल्व कर। बट अभी एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका इस बात पर आश्वस्ति बन गया है सारा अध्ययन करके कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, उसी को दूसरी भाषा में कहें तो सर्वसुख चाहता है। और गलतियां जो होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में होती है, ना कि वो उसकी मूल चाहता है। ये बात हमको पता कैसे चलती है? ये बात हमको पता चलती है स्वयं के ऑब्जर्वेशन से। अपने को हम जितना जितना पलट करके देखते हैं, उतना उतना ये बात हमको अपने लिए दिखाई देता है कि मूल में तो मैं सही को समझना ही चाहता हूँ, सही जीना ही चाहता हूँ, अपना सुख और सुख चाहता हूँ, अगले का भी सुख समृद्धि और सुख चाहता हूँ। ये बात अपने लिए देखने से हमको दूसरे के बारे में भी दिखाई देता है। दूसरे को इसको सीधा देखने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हमको जो दूसरे का बाहर से दिखाई देता है वो तो व्यवहारिक है। लेकिन अपने को जब देखने जाते हैं तो हमारे अंदर वो सारा चलता हुआ हमको दिखाई देता है। तो जब हम गलती भी कुछ कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर ये बात को देख पाते हैं कि उसके लिए 10 जस्टिफिकेशन ला के, 10 रीजनिंग ला के, 10 आर्ग्यूमेंट ला करके फिर उसको हम कर पाते। इसीलिए अगला जैसे ही कहता है कि तुम ये ठीक नहीं किए, हम तुरंत वो सारे जस्टिफिकेशन देना शुरू करते। ये परिस्थिति थी, ये बाध्यता थी, ये मजबूरी था, ये कंस्ट्रेंट था, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। मैं दूसरी तरफ से भी पूछ देता हूँ कि आप अपने लिए पलट के देखिए कि जब आपके अंदर स्नेह का भाव होता है तब आप आराम में होते हैं, कि विरोध का भाव होता है तब आराम में। स्नेह का भाव होता है कि उसको बनाए रखना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। विरोध का भाव होता है कि उसको बनाए रखना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है। इसका मतलब हमको स्वीकार किया है। तो ये जो आधार है ना, इसको अगर हम अपने लिए निरीक्षण करके देख लें, अपने लिए ऑब्जर्व करके देख लें, और अपने लिए अगर ये बात हमको पक्का हो जाए, तो हम दूसरे मानव के लिए भी ये बात उसी तरह से देख पाते हैं। जैसे एक गाय के लिए जब हमने देखा कि वो घास खाती है और दूध देती, कानपुर की गाय के लिए हमने वो बात देख लिया। भोपाल की गाय के लिए भी हम वो बात कह सकते हैं कि नहीं, कि आप पकड़ के देखने की जरूरत है। तो अपने लिए अगर ये बात हमको साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है कि मैं मूलतः सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, गलतियां हमसे नासमझी और बाध्यता बस योग्यता के अभाव में होती है, तो ये बात हम दूसरे के लिए भी देख सकते हैं। अपने लिए अगर नहीं दिखाई देता हो
रुक करके 20 बार देखें और फिर भी नहीं दिखता हो तो अगले सेशन में सवाल पूछें, हम उसका उत्तर देंगे, उस पर चर्चा हो जाती है। तो अब ये 4 मुद्दे हो गए हमारे पास अगले में देखने के लिए। अब अगर मैं आपको देखूं तो ये 4 हिस्सा है उसका। एक है आपका वस्त्र, आपका कपड़ा, आपका चश्मा, आपका चप्पल जूता, आपके साड़ी, आपके कपड़े। एक है आपका रंग रूप आकार बाल ये सब। एक है कि आपका व्यवहार कैसा है और एक है कि मूल रूप में आप चाहते क्या है, आपकी फंडामेंटल चाहना क्या है, मौलिक रूप में आप क्या हैं, आपकी मूलभूत स्वीकृति क्या है। ये 4 जगह हो गया ना। अब ये मेरा निर्णय है कि मैं इसमें से किस पर प्रधानता से ध्यान बना के रखूं। जो कपड़े में अटके हैं उनको कपड़े को ही प्रधानता से आधार बनाते, जो रंग रूप में अटके हैं वो उसी को प्रधानता से आधार बनाते। हम अगर व्यवहार में ही अटके हुए हैं, हम अगले के व्यवहार को ही प्रधानता से आधार बनाते। हमारा प्रस्ताव ये है कि जो चौथी जगह है कि मानव मूलतः सही को समझना ही चाहता है, सही को जीना ही चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, सर्वसुख चाहता है। गलतियां नासमझी और योग्यता के अभाव में हो जाया करती है। इस बात को देख करके हम व्यवहार को क्यों नहीं तय करते के साथ। इस चौथे आधार का बेनिफिट ये है कि ये स्थिर रह सकता है हर आदमी के लिए, जिससे हम मिले हैं उसके लिए भी, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं उसके लिए भी, जिससे हम कभी नहीं मिले हैं उसके लिए भी हमको ये बात पता चल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे आम के अध्ययन से हमको पता चल गया है कि वो मीठा है, जहर नहीं होता है, तो दूसरी जगह का आम खाने के पहले हमको ये ध्यान नहीं होता है कि खा के मर तो नहीं जाएंगे। पहली बार भी जब आप हमको थाली में ला के आम देते हैं, हमको ये ध्यान नहीं होता है कि हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आम का अध्ययन कर रखा है, मुझे पता है कि आम शरीर के लिए ठीक होता है। तो मानव के लिए अगर ये फंडामेंटल बात हमने समझ लिया है स्वयं का अध्ययन करके कि मैं मूलतः सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, सर्वसुख चाहता हूँ और गलतियां हमसे नासमझी बस योग्यता के अभाव में होती हैं, तो यही बात हमको अब दूसरे के लिए भी दिखाई देती है। तो अब जब हम आपके साथ जीते हैं और आप पहली बार हमारे सामने आते हैं, हम आपके कपड़े को बाद में देखते हैं, हम आपके रंग रूप को बाद में देखते हैं, आप क्या व्यवहार क्या मान्यता लेकर के हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इसको बाद में देखते हैं। मूल में आप मानव हैं, सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं वो नासमझी और योग्यता के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। ये बात को देख करके हम अपने व्यवहार तो इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो हमारे व्यवहार का आधार आपका कपड़ा, आपका रूप, आपका व्यवहार होगा, या मानव को जो मैंने समझा है कि मानव मूलतः ऐसा होता है, वो समझ मेरे भाव और व्यवहार का आधार। ये बात पकड़ में आई, रिपीट करना। अपना ऑब्जर्वेशन अभी से लेकर के ब्रेक के दौरान पूरे समय करते रहा, लौट के सवाल पूछिएगा कि आप मूलतः सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं, सुखी और समृद्ध होकर के दूसरे को सुखी और समृद्ध करना चाहते हैं। आपको कहीं सही समझने की संभावना दिखती है जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, आप सही को समझना चाहते हैं। सही समझने से अगर आपकी जिंदगी में सुख दिनों दिन बढ़ता जाए, ये बात आपको दिखने लगे, तो सही जीने का काम करना चाहेंगे। और जब कभी भी हमसे गलती हो जाती है तो हमारी नासमझी और अयोग्यता के कारण होती है कि नहीं, ये बात को अपने लिए ऑब्जर्व करके देखते रहा। फिर इस पर जो भी प्रश्न होगा उसको हम लंच के बाद डायरेक्ट से डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम इसको मान करके रख लेते हैं कि ये स्वीकार का कपड़ा हमको बाद में दिखाए, उसका रूप रंग हमको बाद में दिखाई, उसका व्यवहार हमको बाद में दिखाई दे। पहली चीज हमको ये दिखाई दे कि ये भी मेरे जैसा मानव है जो मुक्तः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है और गलतियां ना समझी।
जैसे ही सामने हमको दिखाई देता ना, आप कमरे में घुसे और मेरी नजर पर, हमको पहली चीज ये दिखना जरूरी है कि ये भी मेरे जैसा मानव है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा सुख। अगर मैं आपसे बात करता हूँ और आप कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े कर दे, मुझे जब आप पर नजर डालनी है, आपका सवाल हमको बाद में सुनाई देता है, पहले हमको ये दिखाई देता है कि बोल में आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख। और अगर उस दौरान आपका पुराना कुछ गलत किया हुआ हमको याद भी आ जाए तो हम बहुत आसानी से देख पाते हैं कि गलतियां कहाँ से का प्रकट है। इस सच्चाई पर अगर हमारा ध्यान ही नहीं बना हुआ है तो ये हमारे व्यवहार का आधार बनेगा। हम शिविरों में सुन ले, चर्चाओं में सुन ले, ये निष्कर्ष निकल भी जाता है, तो अगला जो मुख्य काम बनता है वो ये कि ये जो निष्कर्ष हमारे अंदर निकला, ये जो भास आभास हमारे अंदर हुआ, उसको होश में बना करके उस पर ध्यान को बना करके रखना। अगर ये स्वीकार नहीं है तो चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, आर्ग्यूमेंट्स कर लेंगे हम, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन अगर ये बात स्वीकार है तो पहला मूलभूत अभ्यास ये बनता है कि आदमी जब हमको दिखाई दे तो बाकी चीजें उसकी बाद में दिखाई दे, ये फंडामेंटल चीज सबसे पहले दिखाई दे, ताकि ये मेरे भाव और व्यवहार का आधार बन सके। जो चीज मेरी दृष्टि में ही नहीं है, मेरे नजर में ही नहीं है, उसी से ओझल हो रखा है, वो मेरे जीने का आधार बन सकती है। आपको पता ही नहीं है घर में जिन चीजों के बारे में, धरती के अंदर सोना गड़ा हुआ हो आपके घर में, आपको पता नहीं है, कुछ काम आता है आपके? कुछ काम आ भी सकता है? हो सकता है अरबों का सोना दबा हुआ हो, कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि पता ही नहीं है हमको कि हमारे पास ये है भी। और जब अभ्यास पर एक बार बात शुरू होगी ना, तो अभ्यास को कंसेप्चुअली समझ लेना ड्राइविंग को कंसेप्चुअली समझने जैसा। ये मत मान लीजिए कि उससे हम ड्राइवर बनते। कैसे बनेंगे? बनेंगे ऐसे कि यहाँ से जब हम उठते हैं ब्रेक में ना, और एक एक आदमी हमको दिखाई देता है, उस आदमी के लिए निर्णय पूर्वक इस चौथे हिस्से को देखने का कोशिश करें कि वो भी मेरे जैसा मानव है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। और जब हम बोलने जाते हैं ना, तो बोलने में हमको 30 सेकंड लग रहा होगा, 1 मिनट लग रहा होगा, इस वाक्य को देखने में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता है, उससे भी कम समय में वो बात दिखाई देती। शब्द में बोलने में वाक्य बहुत बड़ा है, अर्थ के रूप में देखने में, वस्तु के रूप में देखने में वो बहुत थोड़ा है। जैसे मैं आपको देखता हूँ, इस कमरे को देखता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं बहुत सारी चीजों को देख लेता हूँ, लेकिन उसको बोलना हो हमको तो शायद आधा घंटा हमको लग जाए ये सारी चीजों को बताने में कि क्या क्या मैं देख रहा हूँ। तो वस्तु के रूप में वो बहुत बिंदु मात्र है, अर्थ के रूप में, वस्तु के रूप में ये बहुत बिंदु मात्र है। बोलने जाते हैं तो फैला करके इतनी बात बोलनी पड़ती है जिसमें 10 सेकंड लग जाए, 30 सेकंड लग जाए, 1 मिनट। देखने के रूप में तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता है, ऐसे नजर पड़ती है वो सीधा दिखाई देता है। बोलना भी नहीं पड़ता है अपने अंदर, ये पूरा वाक्य दोहराने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको जरूरत पड़े तो दोहरा लीजिए, और वो दोहराने का भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन दोहराने को आप सपोर्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं, यूज कर लीजिए। पर ये दिखना जरूरी है कि आदमी जैसे ही हमारी नजर पड़ती है, ऐसे मुड़ते और नजर पड़ती है, पहली चीज ये दिखना जरूरी है कि वो भी मानव है, मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। अर्थ रूप में ये सारी बात एक बिंदु है, वस्तु के रूप में ये सारी बात एक बिंदु है, विस्तार नहीं है, कथा नहीं है। जब हम देखते हैं ना, तो एक साथ हम बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं। बताने में, उसका डिस्क्रिप्शन देने जाए तो बहुत समय लगता है, तो मेरे बोलने में भले बहुत समय लग रहा हो, देखने में बिल्कुल नहीं। देखना तो इतना फास्ट है कि आपकी बाकी सभी क्रियाओं से ज्यादा फास्ट है। हमारे विचार से, हमारे भाव से वही तेज लगता है आज के दिन में, देखना वो सबसे ज्यादा फास्ट है।
एक बार ये बात पकड़ में आती है तो प्रक्रिया ये बनती है अब कि जिस आदमी पर भी हमारी नजर पड़े उसका कपड़ा हमको दिखाई तो देगा, बैकग्राउंड में दिखाई, उसका चेहरा और मुख तो हमको दिखाई देगा, बैकग्राउंड में दिखाई, उसका व्यवहार तो हमको दिखाई देगा, बैकग्राउंड में दिखाई। फंडामेंटली ये दिखाई दे कि अगला मानव है, मूर्खता सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। इस बात को देखने का अभ्यास करना फंडामेंटल अभ्यास है। और जितनी देर हमारा ध्यान इस पर बना रहेगा उतनी ही देर तक ये मेरे व्यवहार का आधार बन सकता है। इस मूलभूत सच्चाई से ध्यान हटा तो अब हमारे व्यवहार का आधार हमारी पुरानी मान्यताएं बन जाएगी। तो पुरानी मान्यता जो भी पहले से बनी हुई होगी वो एक्टिव हो जाएगी और ये वाला गया भैंस पानी में। नहीं, किसी भी शिविर में आप आते हैं, चर्चाओं को सुनते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, किसी प्रबोधक को सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ निष्कर्ष नहीं निकलते, कुछ सच्चाई का भासाभास नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो जगह है जहां एक बीज अंकुरित होता है जिसको मैं भासाभास कहता हूं, वो अंकुरित होता है। उस भासाभास का जो अंकुर निकला है उसको पाल पोस करके बड़ा करना जरूरी है ताकि हमारा आभास हमारे बोध में कन्वर्ट हो सके। वो जो आभास के रूप में, भास के रूप में अंकुर निकला है उसको अगर खाद पानी नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, बड़ा होने का अवसर नहीं देंगे, वो बढ़ेगा कैसे? वो अंकुर निकलता है 2-4 दिन में, बाकी अंकुरताओं के अभाव में मर जाता है। क्योंकि हम उसको ध्यान रखने का, उसके प्रति सजग रहने का, उसके प्रति होशपूर्ण रहने का, उसके प्रति अवेयर रहने का, उस पर अपने ध्यान को बनाए रखने का काम ही नहीं करते हैं। वो अंकुर निकलता है, निकलते थोड़े समय में मर जाता है। अच्छा, अंकुर निकल के एक बार मर गया ना तो बीज आगे कहाँ गया? हम दूसरा बीज डालना पड़ेगा अंकुरित होने के। तो अगर 2 बार 4 बार 5 बार ऐसा हो गया ना तो आगे से मन में ये उठने लगता है कि यार इससे कुछ होता भी है क्या? करते तो हैं, इससे कुछ हुआ क्या? और अगर ज्यादातर लोग वैसे ही बैठे हुए हैं जो अपने लिए काम ही नहीं कर रहे ये ध्यान रखने का, लगता है यार किसी का भी नहीं हो रहा है तो हमारा भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब विधि ही ठीक नहीं है, बात ही ठीक नहीं। तो ये जो अंकुर पैदा होता है भास आभास के रूप में, उसको बोध में बदलने के लिए, उसको समझ में बदलने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग में बदलने के लिए ये जरूरी है कि उस पर निरंतरता में अपने ध्यान को हम बना करके रखें। अगर ये ध्यान को ही हम बना करके नहीं रख रहे हैं तो चीजें तो फिसल जाएंगी। तो इसलिए हम 200 चीजों को ध्यान में बना के रखने को नहीं कहते। अगर व्यवहार की समस्या दिख रही है और स्नेह के भाव का अभ्यास करना है तो सिर्फ इस एक बात को देखा। अगर ये बात हमको आपके लिए दिखाई देती रहे तो आपके लिए स्नेह आएगा कि विरोध आएगा? ये दिखाई देता है। तो अब अगर हमारे को आपके प्रति विरोध आ रहा है तो उसका कारण हम क्या पहचाने? आपने ठीक व्यवहार नहीं किया, इसको हम कारण के रूप में पहचाने, या ये जो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई थी कि आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, मेरा सुख चाहते हैं, इस पर से मेरा ध्यान हट गया, इसको मैं अपने क्रोध के कारण के रूप में पहचानूं, या आपने ठीक व्यवहार नहीं किया इसको कारण के रूप में पहचानूं? ये प्रश्न समझ में आया? इसको पकड़ना जरूरी है कि अब अगर हमको अगली बार विरोध आया, गुस्सा आ गया, उस गुस्से के कारण के रूप में क्या पहचाने? आपने ठीक व्यवहार नहीं किया मेरे साथ, इसको हम कारण के रूप में पहचाने। आपने जोर से बोला, ऊंची आवाज में बोला, ऊंची टोन में बोला, आपका लहजा ठीक नहीं था, आपने निरर्थक आरोप हमारे ऊपर लगाया, आपके इस व्यवहार को मैं अपने गुस्से का कारण मानूं, या ये जो अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता थी कि गलती करते हुए भी, जोर से बोलते हुए भी, मूल में तो आप अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं, सही को समझना चाहते हैं, सही को जीना चाहते हैं। इस सच्चाई पर से मेरा ध्यान हट गया, ये मेरे क्रोध का कारण है या आपका दुर्व्यवहार मेरे क्रोध का कारण?
ध्यान हट गया। ये बात जितनी बार भी दिखेगी ना कि ध्यान हटना मेरे दुखी होने का कारण है, तो अब अगले से शिकायत नहीं होती, अगले से नाराजगी नहीं होती। सारा शिकायत और नाराजगी तो इसी कारण से हमको आपसे होता है कि हमको लगता है मेरे दुख के कारण आप हैं। जब तक हम अपने दुख के कारण के रूप में आपको पहचानते रहते हैं, हमारा नाराजगी दूर नहीं हो सकता है। कैसे दूर होगा? जैसे ही हमको ये दिखाई देने लगता है कि हमारे दुखी होने का मूल कारण आपका दुर्व्यवहार नहीं है, हमारे दुखी होने का मूल कारण तो ये जो सच्चाई थी कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इस सच्चाई से जो मेरा ध्यान हट गया, ये मेरे भाव के खराब होने का, मेरे व्यवहार के खराब होने का मूल कारण। अगर ये बात हमको दिखाई दे तो हम दूसरे के सुधार का प्रोग्राम बनाएंगे या अपनी सजगता को और बढ़ाने का प्रोग्राम? बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पड़ेगी। अभी लगता है बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी के लिए मैं एक ही बात पूछूंगा, अपने अंदर स्नेह के भाव को बनाए रखना अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। ये बात जब तक दिखाई देती रहती है तब तक ये सब करना भारी है। जैसे ही ये लगता है कि अपने अंदर स्नेह के भाव को हम बनाए रख रहे हैं दूसरे के उपकार के लिए, हमारा तुरंत प्रश्न हो जाता है कितने दिन तक तुमको झेलेंगे जी? 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 3 साल हो गया, 10 बार तुमको कह चुके हैं, कब तक? ये कब तक प्रश्न पूछने का मतलब यही होता है कि हम अपने सुखी होने के आधार के रूप में स्नेह को नहीं पहचानते। ये बात तो नहीं पूछते कि खाना खा रहे हैं, कब तक खाते रहे? बगल वाला खाना नाश्ता नहीं किया है, हम भी नहीं करें। आपको बुखार हो जाए, आप सुबह नाश्ता नहीं करते। खाने में उल्टी हो रही हो, आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। हमको भूख लगती है तो हम करते हैं कि नहीं करते? आपको प्यास नहीं लगती है, आप पानी नहीं पीते, हमको प्यास लगती है तो हम पीते हैं कि नहीं पीते? वहां क्यों नहीं कहते हैं कि बगल वाला पानी नहीं पी रहा है तो हम भी नहीं पिए, बगल वाला खाना नहीं खा रहा है तो हम भी नहीं खाएंगे? तो आपको मानसिक बुखार हो रखा है, इस कारण से आप ठीक नहीं जी पा रहे हैं, हम भी उस बुखार को दूर करें क्या? मैं तो बेसिक सवाल हर बार पूछता रहता हूँ कि सामने वाला अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर ले, हम ब्रेक मारें कि हम भी जाके धक्का? हम ठीक साइड से भी एक्सिट चला रहे हैं गाड़ी को, अगला रॉन्ग साइड से आकर के धक्का मार रहा हो, हम अपनी गाड़ी को बचाएंगे कि हम जाके धक्का मारें? इतना सिंपल उत्तर है। तो हमको अगर ये दिखने लगता है ना, जिस दिन से स्नेह में सुख का स्वाद अपने को दिखने लगता है ना, ये सब प्रश्न खत्म होना शुरू। जब तक स्नेह में सुख नहीं दिखाई दे रहा हो, वो अपने सुखी होने का उपाय नहीं लग रहा हो और उसको दबाव और बोझ पूर्वक करना पड़ रहा हो, बहुत लंबा नहीं चलेगा। लंबा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सही कुछ और दिख रहा है, सुख कहीं और दिख रहा है, वो डायकोटोमी बनी ही रहेगी और बहुत संभावना है कि सुख आपको खींचे। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है। रुक के 20 बार अपने अंदर देखा जाए कि जब अंदर स्नेह का भाव होता है तब आराम में होते हैं, या जब विरोध होता है तब आराम में होते हैं। स्नेह होता है तो उसको बनाए रखना चाहते हैं, या विरोध होता है तो उसको बनाए रखना चाहते हैं। स्नेह होता है तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या जब विरोध रहता है तब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को अपने अंदर बार बार किया जाए। अपने ऑब्जर्वेशन से ही निष्कर्ष निकलेगा तो वो सबसे सटीक निष्कर्ष। हमारी बात को सुनने का जो निष्कर्ष है ना, ये वैसा ही निष्कर्ष है कि आप किसी बच्चे को आग में हाथ डालने से पहले जब रोकते हैं तो आप बहुत बताते हैं जल जाएगा, कुछ पकड़ में आता है। लेकिन जिस दिन थोड़ा हाथ उसका उसके पास चला जाता है, उस दिन जो समझ में आता है उसको, वो आपके बताए हुए से बहुत अधिक होता है। तो इसी तरह से मैं जो बता रहा हूँ कि स्नेह में सुख है और विरोध में दुख है, और आप बैठे हुए इसको आराम से बता भी ले रहे हैं, ठीक है? ये उतने भर की समझ है। ये आभास बोध में तब बदलेगा जब अपने जीने के रियल सिचुएशन में आप दोष
हमारे अंदर स्नेह का भाव आया, मैं आराम में बना रहा, मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ, और इस क्षण मेरे अंदर विरोध का भाव आ गया, मेरा दुखी होना शुरू हो गया, मैं इससे बाहर निकलना चाहता। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये काम आता है मुख्य रूप से। वो जगह है जो चर्चा से निकले हुए निष्कर्षों को बोध में बदलने का काम करता है, समझ में बदलने का काम करता है, और उसके लिए हर क्षण की सजगता और उस सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखना, ये मुख्य बात। तो एक बार ये जो बात कही ना कि मानव मुक्त सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, ये बात अगर हमको दिखाई देती है, पहले तो निष्कर्षों से समझ में आ जाए, तो एक अंकुर निकला। उस अंकुर के प्रति सजग रहना, होशपूर्ण रहना, ये मूलभूत अभ्यास है। जितना सजग और होशपूर्ण रहेंगे, वो अंकुर धीरे धीरे बड़ा होगा, पुष्ट होगा, हमारे जीने का आधार बनेगा, और एक बार वो वृक्ष बन गया ना, फिर उस पर ध्यान दें चाहे नहीं दें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक वो कमजोर है, पहले दिन का निकला हुआ है, उसको संभालना पड़ेगा। उसको अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसको छोड़ देंगे तो ऐसा है कि एक बच्चा अभी महीना भर पहले, 15 दिन पहले पैदा हुआ हो, और एक 30 साल का पहलवान सामने उसके रख दीजिए, दोनों कुश्ती लड़ेगा तो कौन जीतेगा? तो 30 साल से हमारा एक जीने का ढंग बना हुआ है, शायद उससे भी ज्यादा से हो, एक शैली बनी हुई है, एक आदत बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है, एक ढर्रा बन गया है। अभी एक नया ढर्रा पैदा हुआ है पहले ही दिन, हम उसको खुला छोड़ देते हैं, जो करना है कर डालो। थोड़ी देर में वो पुरानी मान्यता इसका गला घोट देती है, फिर ये ढूंढने नहीं मिलता है कि कहाँ चला गया। अभी अभी तो सब अच्छा लग रहा था, अभी अभी गायब हो, ये गायब तो हो ही जाएगा। नहीं, ये जो अंकुर पैदा हुआ है भास आभास के रूप में, उसको बोध या समझ में बदलने के लिए उसके प्रति हर क्षण की सजगता, हर क्षण का अवेयरनेस जरूरी है। तो ये अगर हमको दिखाई देता रहता है कि मानव मूलतः अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, और ये बात पर हमारा ध्यान निरंतर बना रहता है, तो ये होगा कि मानव की मूल धारणा, मानव का मूल धर्म जो है वो सुखी होना है, ये बात तब है। उसके पहले ये भाषा है, ना कि हमारा कोई समझ। अगर हम ये कहते हैं कि मानव की मूल धारणा, मानव का फंडामेंटल इनेटनेस, मानव की मूल धर्मीयता सुखी होने और सुखी करने की है, या सुख है, तो ये बात तो तब हो ना जब हमको ये बात फंडामेंटली आपके लिए हर क्षण दिखाई देती रहती है कि मूल में आप अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं। ये बात पर ध्यान को निरंतरता से बनाए रखने का मतलब है उस सुख धर्मीयता के समझ से तथाकार, कि वस्तुतः हम उसी के आकार में हो जाते हैं, उसी के जैसा हो जाते हैं। अन्यथा हमारी भाषा कुछ और होती है, हमारा होना कुछ और होता है। किसी भी सच्चाई के साथ तदाकार होने का मतलब होता है सच्चाई जैसी हमको दिखाई देती है, हमारा होना भी ठीक वैसा ही होता है। और होना ठीक वैसा होने के लिए ये जरूरी है कि उस सच्चाई के ऊपर निरंतरता से ध्यान को बनाए रखने का अभ्यास। और ये अभ्यास एक साथ 10-20 मुद्दों का नहीं हो सकता, इसीलिए मैं एक ही मुद्दा करूंगा, किसी एक मुद्दे से पकड़ के इस अभ्यास को शुरू करूंगा। थोड़े समय तक जब उसमें प्रौढ़ता आ जाती है तो बहुत बार जरूरत भी नहीं पड़ती है हमको बहुत सारे अभ्यास में, यही काम करता है। लेकिन अगर किसी और की जरूरत पड़ेगी भी तो मूलभूत सच्चाई के साथ उसको ऐड करने का काम कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगे बात करेंगे। अगर जरूरत लगे भी तो कैसे कर सकते हैं इसको एक्सपेंड, वो आगे बात करेंगे। पर ये बेसिक अप्रोच समझ में आए। अगर इसको मैंने अपने आधार बना लिया, ये जो मानव के बारे में मूलभूत समझ हमारी बनी है कि भारत का हो कि अमेरिका का हो कि इंग्लैंड का हो कि पाकिस्तानी हो, बिहारी हो कि बंगाली हो कि नेपाली हो कि मराठी हो कि हिंदी का हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कि सिख हो कि ईसाई हो, पुरुष हो कि महिला हो, बच्चा हो कि बड़ा हो कि बूढ़ा हो कि जवान हो, अब ये कोई वेरिएशन हमारी इस समझ के ऊपर काम नहीं करेगा। ये समझ तो इन सारे बदलावों में भी एक जैसा स्थिर बना रह सकता है। इसलिए हमारा व्यवहार
तीसरे आधारों को भी मैं धीरे धीरे और सेशंस जो होंगे उसमें एक एक करके बढ़ाता है। और यहाँ से आगे का काम तो आपके अभ्यास से, हमको बता देने से नहीं होगा, आपके कंसेप्चुअली समझ लेने से नहीं होने वाला, कोई तदाकारता नहीं होगी, कोई बोध नहीं होगा, कोई समझ नहीं। किसी तदाकारता में जाने के लिए, किसी बोध में जाने के लिए, किसी समझ में जाने के लिए ये जरूरी है कि ये जो भास आभास के रूप में अंकुर हमारे अंदर पैदा होता है उसको अपने अवेयरनेस से, अपनी सजगता से पाल पोस करके हम बना करें। और अगर वो नहीं करेंगे, बीज अंकुर हुआ, मर गया, तो गया बीज काम से, अगला फिर डालना पड़ेगा। और 2, 4, 5, 10 बार अगर ऐसा हो गया तो भरोसा उठ जाएगा आपका कि बीज अंकुरित भी होता है क्या, भरोसा उठ जाएगा, वो और खराब है। तो अगर आप इस अभ्यास सत्र को करें और 8 दिन अभ्यास करने का काम नहीं करें तो मैं मानता हूँ एक अभ्यास सत्र भी बेकार है। बाकी तो गए ही बेकार। बेकार का मतलब जो अपेक्षित है वहां तक नहीं पहुंचा, इस अर्थ में मैं बेकार कह रहा हूँ। क्या होता है, जहां हम खड़े होते हैं, अगर अपनी उपलब्धि देखनी हो तब तो वहां से देखना होता है जहां से हमने शुरू किया। लेकिन आज क्या करना है उसको अगर देखना हो तो वो देखना पड़ता है जहां हमको पहुंचना है। तो मैं अभी उस दूसरे छोर से बात कर रहा हूँ, जहां हमको पहुंचना है वहां की जगह से मैं बात कर रहा हूँ, ना कि जहां हम चले थे वहां से बात। वहां से तो बहुत सारी यात्राएं हम सबने तय करी ही हैं, लेकिन हमारा जोर अभी इस बात पर है कि वर्तमान में क्या करना है। इसलिए मैं बार बार ये देखने का काम कर रहा हूँ कि जहाँ पहुँचना है अगर उस तरफ बढ़े तो हमारा निर्णय और निष्कर्ष ठीक निकल गए। अगर उस तरफ हम बढ़ नहीं पाए, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि बेकार है, या बहुत थोड़ा बढ़ पाए, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ पाए, उसको मैं कह रहा हूँ बेकार। फिर कोई नया सत्र डिजाइन करना पड़ेगा कि जो अभ्यास करने के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं उनका क्या करें। तो ये समझना जरूरी है कि अभ्यास की मूलभूत प्रक्रिया में पहली बात मैं कह रहा हूँ उस फंडामेंटल सच्चाई पर ध्यान को बना के रखना कि मानव मुद्दा सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। तो जब भी हमारी नजर पड़े आपके ऊपर या किसी भी मनुष्य के ऊपर, उसका कपड़ा बाद में दिखाई दे, उसका रंग रूप बाद में दिखाई दे, उसका चेहरा बाद में दिखाई दे, उसका बोलने का भाषा शैली टोन बाद में दिखाई दे, पहली बात ये दिखाई दे कि वो भी मानव है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये दिखाई देगा तब तो ये मेरे व्यवहार का आधार बनेगा। वो दिखाई ही नहीं दे, वो हमारी स्मृति से ही ओझल हो जाए, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं बना रहे, मेरे व्यवहार का आधार कैसे? और चूंकि ये आधार मनुष्य की समझ से हमारे में आया है, स्वयं के अध्ययन से, स्वयं के ऑब्जर्वेशन से ये आधार हमारे अंदर आया है, इसलिए अब ये आपके व्यवहार से, आपके धन से, आपके पद से, आपके भाषा से, आपके टोन से, आपके लहजे से नहीं बदलता है। हाँ जी। मेरा 2 क्वेश्चन, अगर मैं खुद में देखूं जो मैंने कुछ कम ही किया है, पर ऑब्जर्वेशन जो भी हुआ है मेरी जिंदगी में, उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो उसका कंफर्मेशन और हम जो सही जीना में अभ्यास करेंगे उसका गाइडेंस हमारे सुख से ही होना चाहिए। क्या ये बात सही? ठीक है। हाँ, तो उसके ऊपर जब मैं कोई एक्ट लेता हूँ, जैसे मैं किसी के साथ स्नेह के भाव से रहता हूँ, या फिर किसी के कपड़े से या फिर गाड़ी से मुझे जो जलन महसूस होती है, उसमें मेरा जो सुख और दुख का पैरामीटर है वो मेरे फ्यूचर से कनेक्टेड है, इसीलिए मुझे सुख या दुख होता है, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। एक उदाहरण इसमें क्लैरिफिकेशन के लिए दे दूं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करता हूं, तो वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा और आगे जाके मुझे कोई उनका काम होगा तो मैं आराम से ले सकता हूं, और किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो फिर आगे जाके कठिनाई होगी या फिर बात करने में कोई चूक रह जाए। एक सेकंड के लिए बस इसी पे ध्यान दिला देता हूँ। ये जो सारा डिजाइन आपने लिया ना,
ये दिया कि मैं अच्छा भाव और व्यवहार इसलिए रखता हूँ कि दूसरा हमको अनुकूलता है। आपने जो सारा कहा उसको मैं समराइज करूँ, मैं अच्छा भाव और व्यवहार आपके साथ इसलिए रखता हूँ कि लौट करके आपकी से हमारे लिए काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको फंडामेंटल आधार बनाने के बदले फंडामेंटल आधार इस बात को बनाने की जरूरत है कि मैं अगर अपना भाव और व्यवहार अभी आपके साथ ठीक रखता हूँ तो इसी क्षण का हमको सुख मिलता है, इसी क्षण में मैं सुखी होता हूँ। और इसी क्षण में अगर मैंने अपना भाव और व्यवहार आपके साथ खराब कर लिया, इसी क्षण में दुख की आग में जलता हूँ। तो ये तो इमीडिएट आउटकम है जी उसका। इसको हम अपना प्राइम आधार बनाएंगे तब तो हम अपने सुख का ध्यान रख करके चल रहे हैं। अगर इसको प्राइम आधार नहीं बना करके हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि बाहर की अनुकूलता किसमें बेहतर मिलेगी, तो अभी भी हम ये मान रहे हैं कि मेरे दुखी होने का मूल कारण मेरे भाव और विचार की समस्या नहीं है, बल्कि मेरे दुखी होने का मूल कारण बाहर की परिस्थितियां हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर बाहर की परिस्थिति और दूसरे लोगों को अगर हम दुख का मूल कारण पहचानते हैं तो हम संसार के आखिरी आदमी होंगे जिसका दुख दूर होगा। नहीं, यहाँ बैठे हुए 60-65 लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरा स्थिति इस बात पर निर्भर करे कि आप सभी 65 लोग हमारे साथ ठीक व्यवहार हमेशा करें, तो एक भी कर ले वही बहुत मुश्किल है जी। पूरे के पूरे 65 करें ये तो बहुत मुश्किल है। और मजे की बात है, आदमी के देखने का डिजाइन ऐसा होता है कि 65 में से 64 आदमी मेरे साथ ठीक व्यवहार करे ना, वो हमको नहीं दिखाई देता। वो एक आदमी खाली ठीक व्यवहार नहीं करे, नजर वही अटक जाती है, नजर वही अटक जाती है, सारा ध्यान वही फंसा रहता है कि देखो यार ये ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ। अगर वैसा ध्यान हमारा अटकने वाला डिजाइन बना हुआ है तो पूरे 65 के 65 आदमी जब तक समझदार और जिम्मेदार ना हो जाएंगे, मेरे साथ सही जीने नहीं लगेंगे, मैं आखिरी आदमी हूँ। इसीलिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, अब जिसको आखिरी होना हो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो उसका अभी नंबर नहीं आया, उसके लिए बाकी लोगों को ठीक होने की जरूरत है, उनका नंबर है। अगर हमको एक बार ये दिखता है कि हमको आखिरी नहीं होना है, तो हमको सीखने की जरूरत यही पड़ती है कि दूसरे का भाव और व्यवहार मेरे भाव विचार व्यवहार को प्रभावित ना करे, इसके लिए क्या करें। और उसी के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो जो फंडामेंटल सच्चाई है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, सर्व सुख चाहता है, इस फंडामेंटल सच्चाई के प्रति सजग रहा जाए, उसके प्रति होशपूर्ण रहा जाए। देखने में सबसे पहले उस मूलभूत सच्चाई को देखा जाए, बाकी सारी चीजें उसके बाद देखी जाए। दिखेगा तो जरूर। अभी आप हमको देख रहे हैं, आप हमारे कपड़े को कितना भी देख लें, आप हमारे चेहरे को कितना भी देख लें, आप पीछे के बैकग्राउंड को कितना भी देख लें, आप अपना समय यहाँ खराब करें। सार्थकता तो आपके बैठने की तब है जब ये सब आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे, फंडामेंटली जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर आपका ध्यान हो और वो आपको सुनाई। उसको छोड़ करके बाकी इस पूरे कमरे का आप हिसाब लगा लें, आपका आना यहाँ सार्थक है कि निरर्थक है। इतनी ही बात मैं ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कह रहा हूँ कि मानव जो मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, ये जो उसकी सुखधर्मीयता है, ये जो उसका इनेक्टनेस है, ये जो उसकी धारणा है, इसको हम अपने ध्यान की मूलभूत वस्तु बनाएंगे या बाकी सारी चीजों का हिसाब लगाते हैं। आपका और प्रश्न होगा तो लौट करके ब्रेक के बाद हम कर लेंगे आराम से। सारे प्रश्नों को एक एक करके रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ब्रेक के बाद करते हैं, देर ऑलरेडी बच गया है 1:30, 2:30 बजे हम लोग वापस मिलते हैं। आपके प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करके चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन क्लोज करने के पहले हम उस एक लाइन को फिर से दोहरा दें। उठने के पहले ये निर्णय लेके उठा जाए कि अगले 1 घंटे में जो भी आदमी हमको दिखेगा उसका बाकी कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, मैं पहली चीज ये देखने की कोशिश करूंगा कि मुद्दा वो सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है, यहाँ से बॉल आपके कोर्ट में। अब उसको करने में कोई बाधा आएगी, मैं रिजॉल्व करने का उपाय बता सकता, करने नहीं करने का निर्णय तो आपके हाथ। और अभी उठ
करके इसी क्षण से आप शुरू करेंगे तो हो जाए। आप अगर ये भी सोचेंगे कि कमरे से बाहर निकल के सोचेंगे तो वैसे ही नहीं होगा जैसे कल कभी आता नहीं। मैं इसके लिए बार बार उदाहरण देता हूँ। ये जो क्षितिज है ना, ये धरती जो है, आसमान धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है 2 किलोमीटर दूर। क्या आप यहाँ से देखेंगे तो लगेगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद मिल रहा है। आप पूरा 3 किलोमीटर चल लीजिए फिर भी वो 3 किलोमीटर दूर ही बना रहे हैं। ये जो कल है ना, ये हमेशा 24 घंटा आगे बना रहता है। ये जो 10 मिनट बात करेंगे ना, ये हमेशा 10 मिनट आगे बना रहता है। वो दूरी हमेशा 10 मिनट बनी रहेगी, क्योंकि आप अभी कह रहे हो 10 मिनट बात करेंगे। 10 मिनट बाद भी जो वर्तमान बनेगा वहां निर्णय तो यही होगा कि 10 मिनट बाद होता तो कोई काम कम है जब कहते हैं आज करेंगे और अभी करेंगे और इस क्षण। ये बदलाव तो वहां से शुरू, क्योंकि जब अभी ही नहीं हो पा रहा है कल क्या होगा? 10 मिनट बाद करोगे और करके अब आप देखेंगे ना, तब जो आपके प्रश्न आएंगे वो रियल प्रश्न आएंगे। अन्यथा जो आप करेंगे वो बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल पूछेंगे, मैं भी उसका थ्योरेटिकल उत्तर दे दूंगा, एक बढ़िया मनोरंजन तो हो सकता है, गति कुछ खास नहीं। तो उठने के पहले उस निष्कर्ष से उठा जाए कि बाकी सारी चीजें हमारी 1 घंटे में छूट जाएगी, कोई बात कुछ नहीं दिखाई दे, बाकी कुछ कमरे में क्या पड़ा है वो कुछ ना दिखाई दे, खाने में 2-4 आइटम जो खाना है उसके अलावा कुछ भी ना दिखाई दे, लोग कितने खड़े हैं और वो भी नहीं दिखाई दे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस आदमी पर नजर पड़े पहली चीज ये दिखाई दे कि वो मुद्दा सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। देखिए ना कि इसको देख के उसके प्रति स्नेह का भाव उभरता है कि नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते।